हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको प्रबंधन की अवधारणा क्या होती है, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इससे पूछा गया है मैनेजमेंट से संबंधित कि मैनेजमेंट का क्या अभिप्राय है, इसको क्यों आवश्यकता पड़ती है मैनेजमेंट की। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रबंधन। प्रबंधन की अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी ने देखा, अपने इतिहास के बारे में सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारा जो देश था सन 1947 में आज़ाद हुआ। उसके पश्चात हमारे यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, उनके द्वारा हम पर राज किया गया, हमको अनुशासित किया गया और अपने मनमाने ढंग से हम लोगों से क्रियाकलाप कराए गए। तो अगर आप विचार करेंगे तो हमारे देश पर ब्रिटिश हुकूमत ने इतने वर्षों तक शासन किया। इसका अगर इस पर यदि आप सभी लोग एनालिसिस करेंगे, विचार मंथन करेंगे, तो आप सभी को पता चलेगा कि उनका जो मैनेजमेंट था, उसी मैनेजमेंट की वजह से वो हमारे देश पर इतने सालों तक शासन कर पाए, हुकूमत कर पाए। तो अपने देश को यदि आप आगे ले जाना चाहते हैं, आगे नंबर 1 की श्रेणी में लाना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट बेहद आवश्यक है। बिना प्रबंधन के, बिना मैनेजमेंट के, बिना सोच के आप कोई काम अच्छी तरीके से कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई काम किया जाता है, पहले उस पर अच्छी तरीके से विचार विमर्श किया जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है। उसके पश्चात में देखा जाता है हम किस तरीके से काम करेंगे कि ये अच्छी तरीके से हो सके। तो अंग्रेज़ों की सत्ता के बाद में जब हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ, तो हमारे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मैनेजमेंट नहीं था। उसके पश्चात में फिर हमारे संविधान की रचना हुई, एक मैनेजमेंट की एक पुस्तक लिखी गई, जिसके अनुसार हम अपने देश को चलाने का निर्णय लिया गया कि हम इस पुस्तक के आधार पर अपने देश को संचालित करेंगे और इसी के आधार पर हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, संसदें बनी, लोकसभा राज्यसभा का गठन किया गया, एक प्रकार का मैनेजमेंट था। तो आप देखेंगे कि ये जो शब्द है प्रबंधन, उसको सिर्फ जो आजकल हम सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ताकि आप सभी लोग एक कंपनी में जा कर के एक कंपनी की व्यवस्था को संचालित करें, तो इसका संचालन क्रम जो है, संचालन का जो तंत्र है, वो कोई आज का नहीं है। जो भी अपने कार्य को अच्छी तरीके से करना चाहता है, उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत हो, चाहे हमारे देश को चलाने वाले हों, सभी को एक अच्छा मैनेजमेंट तंत्र बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो यह जब आवश्यकता महसूस हुई कि जब देश को चलाने के लिए मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है, तो यदि हम अपनी कंपनी को अच्छी तरीके से चलाना चाहें, तो इसके लिए भी एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। भले ही इसके लिए क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन यह भी तो एक प्रकार का चैलेंज होता है कि हम किस तरीके से अपना काम करेंगे, क्योंकि कंपनी एक व्यावसायिक पर्पस के उद्देश्य से बनाई जाती है। उसका उद्देश्य होता है व्यवसाय करना। तो व्यवसाय में भी बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं,
बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। तो यदि आप एक व्यवस्थित ढंग से पहले से ही तैयार नहीं होंगे उन चुनौतियों के लिए, तो जैसे ही लहर आएगी हम तो बह जाएंगे उसमें, क्योंकि एक दूसरा खड़ा हुआ है, वो व्यक्ति यहाँ ना आकर के फिर दूसरे के पास चला जाएगा, हमारा व्यापार ठप हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, अगर आप अंग्रेज़ों के समय में थोड़ा सा पीछे चलें तो सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली आए, है ना, फिर डच आए, अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए, कई सारे आए, लेकिन सभी कुछ दिनों तक रह करके चले गए, है ना। लेकिन जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, इन्होंने तो बहुत वर्षों तक, बहुत सालों तक हमारे देश पर हुकूमत किया। क्यों किया, है ना। जब पुर्तगाली थे वो अपने आप को बचा ही नहीं पाए, उनका मैनेजमेंट बढ़िया नहीं था, यूनिटी बढ़िया नहीं थी, उनका सिस्टम खराब था, तभी तो एक दूसरे को उखाड़ के फेंकता है ना। लेकिन अंग्रेज़ों की जो व्यवस्था थी, जो प्रबंध तंत्र था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी मजबूत था। तो उनको यहाँ से हिलाने के लिए, उनकी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमको फिर से एक अपना प्रबंध तंत्र मजबूत करना पड़ा, अपनी व्यवस्था बनानी पड़ी। उसके लिए हमने क्या क्या नहीं सहा, हमने क्या क्या नहीं झेला, हमने क्या क्या नहीं देखा। उसके पश्चात में हमने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम अपने प्रबंध तंत्र से आपको उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। अंततः वह दिन भी आया। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपने आप को यहाँ मजबूत किया और दूसरों को भगा दिया यहाँ से, ठीक है, दूसरों को यहाँ से खदेड़ दिया, चाहे उसमें पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, किसी को टिकने नहीं दिया। उसी प्रकार से जब हमारा प्रबंध तंत्र होगा, हमारी कंपनी का जो प्रबंध तंत्र होगा, उसके सामने कोई नहीं टिकना चाहिए, कोई नहीं टिकना चाहिए। एक छत्र हमारा ही राज होना चाहिए। यदि आपके अंदर ऐसी विचारधारा है तभी आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी, आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हमने जब इस प्रबंधन के सिस्टम को समझा और देखा, तो अपने व्यवसायिक उद्देश्यों को परम ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमारे यहाँ भी हर कंपनी ने अपना अपना एक प्रबंध तंत्र बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने अधिकारी वर्ग बनाए, कर्मचारी वर्ग बनाए, है ना। इस प्रकार से एक सिस्टम डेवलप किया, सभी को अपना अपना काम दे दिया गया और उसके लिए एक अपनी अपनी योग्यता निर्धारित कर दी गई कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है, वह योग्य होना चाहिए, तभी वह अच्छी तरीके से अपने काम का निर्वहन कर पाएगा, अच्छी तरीके से अपने आप को सुचारू रूप से चला पाएगा। तो प्रबंधन के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार, अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उसी श्रेणी में मिस्टर क्नूज के शब्द हैं। उन्होंने कहा है, प्रबंधन कार्य संपादन की वह कला है, प्रबंधन कार्य संपादन की वह कला है जिसके द्वारा लोगों के उद्देश्यपूर्ण संगठनों से कार्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति कराई जाती है, कार्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति कराई जाती है। अभी हम थोड़ा सा आपको स्पष्ट करते हैं, क्योंकि हमने बताया इन सबके जो शब्द होते हैं थोड़े से बड़े ही सटीक और घुमाने वाले शब्द होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इनके एक एक विचार पर। प्रबंधन कार्य संपादन की वह कला है
जिसके द्वारा लोगों के कार्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति कराई जाती है। क्या कहा? यह कार्य संपादन यानी कार्य करने का, कला यानी ढंग, प्रबंधन जो है वो कार्य करने का ढंग है, वो ऐसा ढंग है जिसके द्वारा लोगों के उद्देश्यपूर्ण संगठनों से, लोगों के उद्देश्यपूर्ण संगठनों से कार्य, उद्देश्यपूर्ण संगठन यानी कोई संस्था, किसी भी संस्था के का जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा तो क्या वह कंपनी कोई कार्य करेगी, है ना। किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही संस्था का संचालन किया जाता है, संस्था चलाई जाती है, संस्था खोली जाती है, ठीक है। तो जो भी संस्था का उद्देश्य है उसको पूर्ण करने से संबंधित जो कार्य होते हैं वह एवं लक्ष्यों की पूर्ति कराई जाती है। किसके द्वारा? प्रबंधन के द्वारा। उन्होंने बताया कि प्रबंधन एक कार्य कराने की वह विधा है, वह कला है, वह मेथड है जिसके द्वारा जो कंपनियां जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खोली जाती हैं, ओपन की जाती हैं, उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं और जो उनका लक्ष्य है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, उस लक्ष्य की पूर्ति में वो सहायक होती है। क्योंकि अगर प्रबंधन नहीं होगा तो ढंग से काम भी नहीं होगा, ढंग से काम भी नहीं होगा। क्यों नहीं ढंग से काम होगा? क्योंकि आपको ये पता है अच्छी तरीके से कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है, कोई एक कार्यक्रम नहीं होता है हमारे पास में, एक तारतम्य नहीं होता है किसी चीज़ को करने का, तब तक हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो एक व्यवस्था, एक ढंग, एक उचित तरीका हमारे पास में होना चाहिए जिससे हम अच्छी तरीके से अपने कार्य को करा सकें, है ना। तो प्रबंधन शब्द समझे, प्रबंधन को इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं। तो बिना मैनेजमेंट के कोई अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है? अब यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाना ही है तो एक व्यवस्था बनाई जाती है, एक सिस्टम बनाया जाता है कि किसको कैसे पढ़ाना है ना। एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के अनुसार टीचर्स आते हैं, अपने लेक्चर्स में आप सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक सिस्टम है आप लोगों के बैठने का, आप लोगों का स्थान निर्धारित किया जाता है कि आप किस प्लेस पर कहाँ बैठेंगे। अगर ये सब पूरी व्यवस्था ना हो तो क्या अच्छी तरीके से पढ़ाई का कार्य चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस वजह से तो जिसका जब मन होगा तभी टीचर आ जाएंगे अपने उसके हिसाब से, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। तो जब तक एक व्यवस्था नहीं होगी कोई भी कार्य अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। तो ये भी एक संस्था है, ये भी एक संगठन है। तो संगठन का उद्देश्य क्या होता है कि सभी को अच्छी तरीके से जानकारी देना, सभी को ज्ञान उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य इसका होता है ना। ये उसका उद्देश्य होता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि बच्चे यहाँ से अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करें, अच्छे पदों पर जाएं, अच्छा उनको रोजगार मिले, और इसी की पूर्ति के लिए संस्थाएं ओपन की जाती हैं, ठीक है। तो आप सभी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये सिस्टम अच्छा है।
मैकफॉरलैंड ने अपनी परिभाषा में प्रबंधन के लिए कुछ बातें कही हैं, उसको भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन वैचारिक, सैद्धांतिक तथा विश्लेषणात्मक वह प्रक्रिया है, विश्लेषणात्मक वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर प्रबंध तंत्र सृजन, निर्देशन, अनुरक्षण आदि कार्यों को व्यक्तियों की क्रमबद्ध, सहयोगात्मक तथा संगठनात्मक कोशिशों के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होती है। थोड़ा इन्होंने और जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको समझाने का इन्होंने प्रयास किया है ना। समझ में आया इन्होंने क्या कहा? नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से आपको समझाते हैं। इन्होंने कहा, कहने वाले महोदय का क्या नाम है? मैकफॉरलैंड। इन्होंने भी अपना मत प्रस्तुत किया है इसके बारे में, जानकारी दी है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि जो प्रबंधन होता है वो विचार होते हैं। प्रबंधन विचार, हमारी थिंक, हमारी सोच होती है। जब तक आप सोचोगे नहीं, प्रबंधन कैसे कर सकते हो, है ना। विचार होते हैं, सिद्धांत, तरीका होता है प्रबंधन का कि आप जब तक इस तरीके से आप नहीं करोगे आप अच्छी तरीके से नहीं। सैद्धांतिक मतलब एक सिद्धांत बनाना पड़ता है, नियम बनाने पड़ते हैं, है ना। जब आप नियम बनाते हो तो वही नियम हमारे सिद्धांत बन जाते हैं। जब आप उनका पालन करने लग जाते हो, आप एक नियम बनाते हो कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, तो ये धीरे धीरे आपके लिए सिद्धांत बन जाता है। आप कभी झूठ नहीं बोलते तो ये आपका सिद्धांत बन जाता है। कुछ भी हो जाए, हमारा सिद्धांत है कि हम हमेशा सच बोलेंगे। तो जब हम कोई नियम बना लेते हैं, पहले विचार लाते हैं किस तरीके से काम होना चाहिए, फिर वो सिद्धांत नियम बनाते हैं, हमारे लिए सिद्धांत बनते हैं वो। तथा विश्लेषणात्मक वह प्रक्रिया है। विश्लेषणात्मक मतलब विश्लेषण करना, उस पर कोई भी काम करना है तो पहले उसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करनी है उस पर, ये काम उस तरीके से हो पाएगा कि नहीं। ये प्रक्रिया है मैनेजमेंट के निर्धारण की। आप कोई मैनेजमेंट तो ऐसे करेंगे नहीं कि आप बिना सोचे समझे किसी को कोई कार्य दे देंगे, जिसको पाएंगे उसको आप बिठा देंगे। आपको विश्लेषण करना होगा कि यह व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों से कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है, यह व्यक्ति उसके लिए योग्य भी है कि नहीं योग्य है ना। तो यही तो विश्लेषण होता है हमारा, यही तो विश्लेषण है। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक मशीनीकरण किया जाए, मशीनें मंगाई जाएं ताकि हमारा जो मैनेजमेंट है थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, कंप्यूटर्स की व्यवस्था की जाए ताकि हमारा सिस्टम थोड़ा सा और सुचारू रूप से चलने लग जाए। आपको विश्लेषण करना होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम के बारे में सोचना है, आप शुरुआत से लेकर के पैसे तक के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैनेजमेंट में भी तो पैसा चाहिए हमको, मशीनें खरीदोगे पैसा चाहिए कि नहीं। तो आप बस सोच रहे हो कि व्यवस्था अच्छी हो जाए तो पैसा भी तो लगेगा। पैसा आपके पास में नहीं है या है तो क्या हम उसको ऐसे ही बर्बाद करेंगे, है ना। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमको बिजनेस में पैसा बचाना है, अपनी ग्रोथ बढ़ानी है हमें। तो हमें सब सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये मशीनें यहाँ लाएंगे, अगर 50 कंप्यूटर खरीदेंगे तो हमें खर्च भी तो देना पड़ेगा। तो ये दिमाग में चलता है कि कितना फिर लाना चाहिए। अगर 50 नहीं ला सकते तो फिर कितना लाया जाए, 10 लाया जाए कि 5 लाया जाए कि 40 लाया जाए, है ना। अगर हम उसको लाएंगे तो क्या जो हमारे कर्मचारी हैं जो पहले टाइपराइटर पर टाइप कर रहे थे, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? फिर उसके लिए हमको कितना चैलेंज झेलना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं है। उनको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी हमें, या फिर उनको चेंज करके फिर दूसरे को लाना पड़ेगा, है ना। तो यही विश्लेषण है। अगर ये सब हम कुछ प्रक्रिया करते हैं तो फिर हमको उसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ये भी हमको सोचना पड़ेगा, क्यों, है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसी को हम कहते हैं विश्लेषण करना, पहले से ही उसके बारे में सोचना,
विचार विमर्श करना, सिद्धांत बनाना, तो ये सब एक प्रक्रिया है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट निर्धारण की, सोचो, नियम बनाओ, फिर उस पर विश्लेषण करो कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, ये सभी सोचना ही विश्लेषण हमारा कहलाता है, जिसके आधार पर अर्थात विचारों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर और विश्लेषण के आधार पर प्रबंध तंत्र सृजन करना, प्रबंध तंत्र बनाना। सृजन मतलब गठित करना, बनाना। प्रबंध तंत्र का आप जो प्रबंध कर रहे हो उसका निर्देशन करना, उसका डायरेक्शन, दिशा देना कि हाँ आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, ये होता है सृजन के बाद में निर्देशन। निर्देश देना मतलब किसी को डायरेक्शन देना है। इसीलिए आप देखते हैं यही जो डायरेक्शन शब्द है, निर्देशन, इसी से निर्देशक बनता है। निर्देशक जो निर्देश देता है, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टर कहते हैं, है ना। तो जो डायरेक्टर होता है वो निर्देश देता है ना। तो आपको क्या करना है, प्रबंध तंत्र का सृजन करना है, निर्देशन करना है, अनुरक्षण करना है, उसकी देखरेख भी तो करनी है आपको, कि आपने बस नियम सिद्धांत सब बना दिए और बस चुपचाप घूम रहे हैं हरिद्वार और उधर कोटद्वार, है ना। ऐसा नहीं है, उसकी देखरेख भी तो करनी है। अनुरक्षण मतलब देखभाल, उसकी मैनेजमेंट ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। अनुरक्षण आदि कार्यों को व्यक्तियों की क्रमबद्ध तरीके से, सीरियल से, क्रमबद्ध सहयोगात्मक तथा संगठनात्मक कोशिशों के आधार पर। अब मैनेजमेंट अकेले तो होता नहीं है ना। मैनेजमेंट तो सभी के सहयोग, जब सभी को उचित सहयोग, सभी का बराबर सहयोग मिलता है, तभी तो हमारा प्रबंधन कहते हैं कि मैनेजमेंट होता है। इसी तरीके से एक आदमी नहीं कुछ करता है, सभी का सहयोग। तो इसमें बताया गया क्रमबद्ध तरीके से सहयोग के साथ संगठन में यदि कोशिश की जाए तो उसके आधार पर लक्ष्य प्राप्त के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, जो मेथड अप्लाई किया जाता है, उसको ही हम प्रबंधन कहते हैं। मतलब जो इसमें टिपिकल शब्द थे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आए, है ना, आए समझ में? भारतीय आपको आ गए? देखो ये थोड़े से शब्द ऐसे होते हैं, अब आपको ऐसे ही लिखना है। टिपिकल नहीं, 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको फ्लो समझ में आ जाएगा, आएगा समझ में। हाँ, अगर आपको इनका मीनिंग समझ में आता रहेगा ना कि किसका क्या है, तो फिर वो ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। और फिर आप कितने श्रद्धावान हो उस सब्जेक्ट के प्रति, आप कितने तल्लीनता के साथ में उसको पढ़ते हो, ग्रहण करते हो, ये भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है। तो आप इसको, हमें लगता है कि अच्छी तरीके से ज़रूर समझे होंगे। अभी भी किसी को डाउट होगा किसी शब्द में तो आप बताएंगे, तो हम फिर से आपको क्लियर करने का प्रयास करें। तो इतना समझ में आ गया? चूँकि हमारा जीवन विविधताओं से भरा है, अतः हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं। अतः प्रबंधन को परिभाषित करने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, परंतु एक बात समान रूप से हर क्षेत्र में लागू होती है कि उद्देश्य की सफलता के लिए संगठित एवं वैज्ञानिक सोच का तथा उसी के अनुरूप कार्य प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है, और इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हमें अपनी मानव शक्ति के प्रति सही समझ, सूझबूझ तथा उसके निरंतर विकास करने की आवश्यकता का महत्व स्वीकार करना होगा। आप अगर ये सोचते हैं कि प्रबंधन हम सिर्फ मशीनों के आधार पर कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रबंधन के लिए आपको मानव शक्ति के प्रति सही सूझबूझ अपनानी होगी, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से किसी मानव के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी कर्मचारी के प्रति उचित तरीके से विचार आप नहीं करेंगे, तब तक आप मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से निरंतर विकास की ओर उसे नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट करेगा कौन?
मैनेजमेंट के लिए जब तक योग्य व्यक्ति आपके पास में नहीं होंगे तब तक आप अच्छी तरीके से प्रबंधन को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। मशीनों में कृत्रिम बुद्धि होती है, वो सिर्फ किसी व्यक्ति के निर्देशन में कार्य करती है ना। उनको भी चलाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए उन मशीनों को चलाने के लिए भी हमारे पास में उचित व्यक्ति होना बेहद आवश्यक है, जो उनको सही डायरेक्शन में ले जा सके। अब नेक्स्ट है कि प्रबंधन प्रक्रिया के कारक कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं जिनसे हम अपना प्रबंधन जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिनके आधार पर हम प्रबंधन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। पहला प्रयास है हमारा संगठित प्रयास। अगर आप संगठित प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप मैनेजमेंट को सफल नहीं बना सकते। संगठित प्रयास आप समझ रहे हैं, एकजुट प्रयास करना है ना, एक साथ प्रयास करना। चूँकि प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया होने के साथ साथ जटिल भी है। जटिल का मतलब कठिन प्रक्रिया होती है। किसी से काम कराना, अच्छी तरीके से काम कराना, विधिवत काम कराना, शुद्धता के साथ काम कराना, तो प्रक्रिया तो जटिल है ना। तो एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसके लिए इसमें प्रयासों के प्रति किसी भी स्तर की उदासीनता, किसी भी स्तर की, निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर, कहीं पर भी उदासीनता नहीं होनी चाहिए। जो सभी लोग हमेशा अलर्ट रहें, अलर्ट रहते हुए कार्य करना है। लक्ष्य की पूर्ति में बाधक हो सकती है, अतः लक्ष्य निर्धारण के बाद हमें अपने मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, मानवीय मतलब मानव, आदमी से संबंधित कर्मचारी, भौतिक संसाधन जितने और भी आदमियों की हेल्प के लिए जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं वो सब संसाधन होते हैं, ठीक है। चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपकी बाइक हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, जो भी सहायक हैं उस कार्य में मनुष्य के, वो सारे हमारे भौतिक संसाधन कहलाते हैं। तो मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य प्रणाली को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करना होगा जैसे अलग अलग उंगलियों को मुट्ठी बांध कर प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रहार करने की संगठन शक्ति होती है। मतलब इस प्रकार से सबको मिलजुल करके जब आप काम करोगे, जिस प्रकार से अभी एक उंगली अगर आप किसी को मारते हो तो उतना शायद एहसास नहीं होता होगा, लेकिन सभी को एक साथ संगठित करने के पश्चात अगर आप किसी को मारोगे तो उसको भी एहसास होगा कि हाँ किसी ने बल प्रयोग किया है ना। इस तरीके से संगठित होना है, तब आपकी जो मैनेजमेंट की जो अवधारणा है वो आपकी, मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो आपकी अच्छी तरीके से कार्य करेगी, ठीक है। तो उदासीनता तो होगी तो फिर कैसे का, फिर तो संगठन हो ही नहीं सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ये काम ऐसे कर लो, सुन नहीं रहे, तो उदासीनता तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर उदासीनता है तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो नंबर 1 पर उदासीनता नहीं होनी चाहिए। उसके पश्चात में जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जितने भी भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है उस मैनेजमेंट को पूरा करने में, वो सभी पर्याप्त रूप से उनको मिलने चाहिए, उनको हासिल होने चाहिए, ठीक है। तभी आप अच्छी तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि उदासीनता बिल्कुल नहीं। उदासीनता मैनेजमेंट चाहे वो हमारे घर का हो, चाहे स्वयं का मैनेजमेंट हो, चाहे संस्थान का, उदासीनता का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। उदासीन व्यक्ति तो कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उदासीनता को आपको ध्यान में नहीं रखना है। और किस तरीके से संगठित होना है, जिस तरीके से हम
एक उंगली की बजाय अगर हम किसी को एक उंगली से प्रहार करते हैं तो वो उतना जख्मी नहीं होता है जितना कि समस्त उंगलियों को एक साथ संगठित करने के पश्चात प्रहार करने से वो जख्मी हो सकता है। ठीक, तो आपको सेम उसी प्रकार से प्रयास करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रयास करना है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में जन धन मशीन का समन्वित रूप ही उत्पादन कहलाता है और इन्हीं को एक दूसरे का पूरक बनाना प्रबंधन के संगठित प्रयास का उद्देश्य होता है। ठीक है, आप उत्पादन कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास में मशीनें कम हैं, आदमी तो ज़्यादा हैं, मशीनें कम हैं, होगा उत्पादन नहीं उचित तरीके से होगा। मशीनें कम हैं, ठीक है, अब आदमी कम है, मशीनें ज़्यादा है तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि अब उनको चलाने वाला नहीं है। आदमी भी है, मशीनें भी हैं, पैसा नहीं है, तब भी नहीं होगा, क्योंकि अब मशीनें क्या खाली चलती रहेंगी क्या? उसमें डालने के लिए रॉ मटेरियल तो होना चाहिए। तो इन सभी का संगठित प्रयास, सभी कुछ जब आपके पास में होंगे, है ना। इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि मनुष्य और ये जो अन्य चीज़ें हैं, चाहे पैसा आपका हो गया, चाहे सामान हो गया, चाहे मशीनें हो गई, सब हमारा भौतिक संसाधन है जो मनुष्य के उस कार्य में सहायक है। तो मनुष्य मशीन चलाएगा तो खाली मशीन तो चलेगी नहीं, उसके साथ में उसमें कुछ होना चाहिए। कंप्यूटर चला रहा है, प्रिंटर नहीं है, तो उस कंप्यूटर को चलाने से क्या फायदा, है ना, व्यर्थ है। तो ये सब हमारे संसाधन हैं। तो इन सभी को संगठित रूप कैसे देना है और इनसे उचित तरीके से काम लेना ही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। तो इन सभी को अगर आप संगठित कैसे कर पाओगे अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तो इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। और संगठित प्रयास के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है अच्छी तरीके से। ठीक, नेक्स्ट है आपका लक्ष्य निर्धारण, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, ये कंपनी हो चाहे आपका स्वयं का जीवन हो, सभी के लिए लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य जानते हैं हमारा क्या उद्देश्य है ना, हमारा उद्देश्य क्या है उसको निर्धारित करना। हम चाहते क्या है, कितने दिन में चाहते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। ये सब प्रक्रिया जो है जिसमें हम एक खाका अपने मस्तिष्क में बनाते हैं, उसी को कहते हैं लक्ष्य निर्धारण। ठीक है, अब आपकी कंपनी को कोई ऑर्डर मिल गया है, उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय है, ऑर्डर बहुत लंबा था, तो आप तुरंत लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं, इतना हमारा लक्ष्य था, क्योंकि लक्ष्य तो दिया गया है उनको, इतना हमको करना है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने कर्मचारियों से कहते हैं कि ओवर टाइम आप सबको करना पड़ेगा 4 दिन तक, तो सबकी 4-4 घंटे ड्यूटी आपने बढ़ा दी। तो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया ना, कितना लक्ष्य था, तो हमको कैसे हासिल होगा। तो आपने आपका जो मैनेजमेंट था उसमें तुरंत आपने चेंजिंग कर दी कि पहले 8 घंटे की ड्यूटी थी, अब भाई थोड़ा सा ओवर टाइम आपको हम देंगे, लेकिन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब उन 4-4 घंटों को 2-3 दिन तक काम करवाने के लिए कोई बाहर से तो आएगा नहीं, करना तो आपको ही पड़ेगा, है ना। और सभी करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि सभी लोग उस कार्य को अपना ही समझते हैं, अपना ही समझ करके उस कार्य को करते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण एक बहुत बड़ी बात है, और जब तक आप लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं आप अपने कार्य में सफल भी नहीं हो सकते। आपको क्या करना, आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको यही नहीं पता है, तो आप उस प्रकार का प्रयास ही नहीं करेंगे। जब आपको पता है कि मुझे तो IAS बनना है, तो आप उस लेवल की तैयारी करेंगे। आपको पता है कि हमको 4000 पीस हमको डिलीवर करने हैं और समय नहीं है, तो आप उस तरीके का प्रयास करेंगे कि वो आपके समय से पहले तैयार हो जाए, है ना। तो लक्ष्य जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। अब आपका लक्ष्य है एनुअल एग्ज़ाम में टॉप करने का, 85% नंबर लाने का। तो लक्ष्य आपका निर्धारित है 85% इन एनुअल एग्ज़ाम्स,
किस तरीके से ऑब्टेन किए जाए मार्क। तो कोई पढ़े या ना पढ़े, आप पढ़ेंगे क्योंकि आपका लक्ष्य है कि प्रत्येक थ्योरी के एग्ज़ाम में 50 मार्क्स में से 40 एंड एबव मार्क्स हमको लाने हैं, आपका लक्ष्य है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? भरसक प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि इस प्रयास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, उनको भी आप दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देखते हैं कि हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो हम उसका भी प्रयास करते हैं, अपनी राइटिंग को भी सही करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो लक्ष्यहीनता हमारे प्रयासों की दिशा भ्रमित करती है। लक्ष्यहीनता हमारे प्रयासों की दिशा को भ्रमित करती है। कैसे भ्रमित करती है? आपको पता है कि लक्ष्य आपको है ही नहीं, लक्ष्य आपका निर्धारित ही नहीं है, तो कभी तो आप इस रास्ते पर चलेंगे, कभी तो आप उस रास्ते पर चलेंगे, तो हमारी दिशाएं तो भ्रमित हो गई ना कि हम अब चलना हमको कौन से रास्ते पर है। कहीं पर पहुंचने का जो रास्ता है तो एक ही होता होगा, है ना। ये तो नहीं है कि उद्देश्य आपके अगर प्रतिक्षण आपके उद्देश्य बदलेंगे तो क्षण मात्र में आपके रास्ते बदल जाएंगे, क्योंकि सबके लिए एक अलग तरीके से प्रयास करना होता है, ठीक है। तो अगर लक्ष्यहीन हो आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो क्या होगा? आप अपने उद्देश्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, है ना। तो दिशा भ्रमित का मतलब यही है कि हम अपने उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं करते। तो आप सभी लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि अभी क्या चाहिए और आप अंततः क्या चाहते हैं। अंततः आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, यह सब आपको अच्छी तरीके से पहले से ही इस पर विचार विमर्श जब आप कर लेंगे तो आप प्रयास भी उसी तरीके से करेंगे, उसी तरीके से संगठित होकर के प्रयास करेंगे, है ना। अभी आप आधे घंटे किसी सब्जेक्ट को देते थे, आपको लगा कि हमारा तो ये उद्देश्य है, फिर आप उसको 2 घंटे 4 घंटे समय देंगे, आपको लगता है कि हमारा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो आप उसके लिए और प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको अपनी कमजोरी को दूर करना है, ठीक। तो आप अच्छी तरीके से प्रयास जब आप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया सर्वप्रथम संसाधनों का मूल्यांकन, सहयोगियों की सहमति तथा समय काल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इसमें हठ धर्मिता के लिए कोई स्थान नहीं है। हठ धर्मिता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। बदलाव को लक्ष्य कर स्वयं को रणनीति में सुधार लक्ष्य की व्यवहारिकता की गारंटी होती है, जो कालांतर में हमें सफलता प्रदान करती है। मतलब आपने क्या किया, विचार कर लिया अच्छी तरीके से, ये हमें करना है, लेकिन अब हठ पूर्वक नहीं होता है। इसमें हठ धर्मिता का मतलब ये है कि आप किसी के लिए हठ कर लो, लेकिन आपके पास में संसाधन है नहीं। यहाँ पर जो बात की जा रही है कंपनी के मैनेजमेंट से संदर्भित है कि आपने हठ कर लिया कि हाँ मुझे ये लक्ष्य तो प्राप्त करना है। हाँ, तो अब लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य निर्धारण कर लिया कि ये प्राप्त करना है, और वो भी हठ पूर्वक इतना करना है, संसाधन नहीं है, तो कैसे होगा? तो बताया गया कि उद्देश्य निर्धारण में जो हठ धर्मिता का कोई स्थान नहीं है। आप हठी प्रवृत्ति के हैं तो आप इसमें हठ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप संसाधनों की व्यवस्था करते हैं तो इसमें बताया गया है कि लक्ष्य निर्धारण में सर्वप्रथम आपको संसाधनों का मूल्यांकन करना होगा कि उद्देश्य तो हम बनाने जा रहे हैं, हमारे पास है क्या, संसाधन कितने हैं किस चीज़ के लिए। तो उन संसाधनों के बारे में पहले आपको अपने आप को अवगत कराना होगा। उसके बाद में सहयोगियों की सहमति भी चाहिए, क्योंकि अब मैनेजमेंट हमारा उस लेवल का मैनेजमेंट भी तो होगा। तो सहयोगियों की जब सहमति मिल जाएगी, ठीक है सर
आप ये लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो हम लोग तन मन से पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। सहयोगी आपके डामाडोल है, डगमगा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया तो एक प्रकार का हट ही हो गया है। कोई बात नहीं, आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो मत करो, लेकिन हम तो ये नहीं होता, क्योंकि जब तक संगठित प्रयास नहीं होगा तब तक आप मैनेजमेंट को नहीं हासिल कर सकते हैं। तो आपको इनका अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए, सहयोगियों का सहयोग इसमें मिल रहा हो और संसाधनों का मूल्यांकन आपके पास में होना चाहिए। फिर आपको अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना है, और जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लेंगे तो कालांतर में, मतलब आगे आने वाले समय में आप अवश्य सफल होंगे। कालांतर में आने वाले समय में, अर्थात आने वाले समय में आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब आपके पास संसाधन हो, सहयोगियों का पूरा सहयोग मिले, तभी आप वो कर पाए। क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, आपको पता है। सहयोग, प्रबंधन में सहयोग होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों में तालमेल। संसाधनों में तालमेल तो किसी भी कार्य के संपादन में व्यक्ति को अलग अलग समय पर अलग अलग सहायता, समर्थन एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे रात में बिजली चले जाने पर वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मोमबत्ती, दीपक, लालटेन अथवा इन्वर्टर या जनरेटर की आवश्यकता होती है। कल्पना करें, मोमबत्ती तो हाथ में है मगर दिया सलाई अंधेरे में ढूंढे नहीं मिल रही है। जनरेटर है मगर उसका हैंडल सही स्थान पर नहीं है। तो अंधेरे में ढूंढने के लिए किए गए प्रयास न केवल व्यर्थ होंगे, बल्कि इस प्रक्रिया ढूंढने वाले को चोट तथा सामान के से टकराकर टूटने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतः पूर्ण नियोजित उद्देश्य सभी मानवीय, धन, मशीन संबंधी संसाधनों का परस्पर तालमेल हमारी संगठित सफलता के लिए अनिवार्य है। समझ में आया? संसाधनों में तालमेल है ना। सिर्फ मात्र लक्ष्य निर्धारण से कुछ होने वाला नहीं है। प्रबंधन आपका तभी कारगर होगा जब हर तरह से आपको सचेत होंगे, हर तरह से आपको सहयोग मिलेगा। प्रबंधन तो तभी है कि प्रबंधन मतलब हर काम सुनियोजित विधि से होना चाहिए, है ना, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो तालमेल जो है, संसाधनों में तालमेल है ना, संसाधनों में तालमेल बेहद आवश्यक है। आपके पास में कंप्यूटर तो है, प्रिंटर है मगर पेपर नहीं है। कंप्यूटर है, प्रिंटर है, लेकिन प्रिंटर में कार्टेज नहीं है, कलर जिसमें डालते हैं सही तरीके से, तो ये तो तालमेल हुआ ही नहीं। संसाधन में तालमेल हुआ ही नहीं। मशीन है, कर्मचारी है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये जो संसाधन है जिनके प्रयोग से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, कैसे? अगर वही हमारे पास में शॉर्टेज है तो हम उन तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो संसाधनों में तालमेल होना बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट है कर्मचारियों के साथ तथा उनके द्वारा कार्य संपादन।
कर्मचारियों के साथ तथा उनके द्वारा कार्य संपादन, या हम भली प्रकार जानते हैं कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरीय कर्मचारियों अधिकारियों का विशेष महत्व है। हर स्थान पर सभी का महत्व है, अधिकारी का अपने अधिकारी लेवल पर और कर्मचारी का कर्मचारी लेवल पर महत्व है कि नहीं है, क्योंकि सभी जो अधिकारी है वो अपने अधिकारी स्तर का काम करेगा, कर्मचारी अपने कर्मचारी स्तर का काम करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कोई अधिकारी आएगा उसकी नियुक्ति अधिकारी रैंक पे हुई है वो कर्मचारी का काम करने लग जाएगा। तो महत्व तो हर किसी का अपने स्थान पर है। चाहे आपके संस्थान में कोई स्वीपर है तो स्वीपर का भी अपना महत्व है। अगर वो एक सप्ताह तक झाड़ू पोछा करना बंद कर दे आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हर किसी का अपने स्थान पर महत्व होता है, हर किसी का अपने स्थान पर महत्व है। तो यह मानव प्रवृत्ति है कि यदि कर्मचारी संतुष्ट होगा तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इसके विपरीत मानव तंत्र यदि असंतुष्ट होगा तो बाधाएं बढ़ जाएंगी जो हमें असफल कर देंगी। अतः मानव सहयोग, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता को लक्ष्य करते हुए हमें अपनी रणनीतियों का निर्धारण करना अनिवार्य है। अपनी रणनीतियों का निर्धारण करना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि नहीं ये तो कर्मचारी है, ये तो स्वीपर है, ये तो प्यून है, ऐसा नहीं है। सबका अपने स्थान पर एक महत्व है। तो अधिकारी को कभी भी मैनेजमेंट के स्तर पर दूसरे को एनकरेज नहीं करना है, क्योंकि हमने कहा था सबसे पहला पॉइंट था कि संगठित प्रयास होना चाहिए, है ना। संगठित प्रयास होना चाहिए। तो सभी जब मिलजुल करके अपने अपने स्तर का काम करेंगे जब गुणवत्ता के साथ में, तभी तो वो टॉप रैंक का बनेगा। अधिकारी तो अपने स्तर का काम बढ़िया कर रहा है, कर्मचारी नहीं कर रहा है, या कर्मचारी कर रहा अधिकारी नहीं कर रहा, तो वो कैसे बढ़िया नहीं है ना, वो बढ़िया आपका नहीं है। तो इसमें हर स्तर पर क्वालिटी होनी चाहिए, तब आपका जो प्रबंधन है वो अच्छे स्तर का आपका कहलाएगा, अच्छी तरीके से आपका मैनेजमेंट जो है चलेगा। तो गुणवत्ता तभी आएगी जब सभी भरसक प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको ध्यान देना है, जिनसे कि कर्मचारी जो है वो असंतुष्ट ना हो और कार्य हमारा अच्छी तरीके से चले, कार्य संपादन हमारा अच्छा हो। तो इनके लिए कार्यों का सही बंटवारा होना चाहिए। कार्यों का जो सही बंटवारा होगा तभी तो हमारा प्रबंधन अच्छा होगा। दिलीप के पास में तो बहुत सारे कार्य हैं, परवीन के पास में एक आधा कार्य है। दिलीप सुबह शाम तक लगा रहता है निष्ठा की तरीके से, और परवीन अपना इधर उधर करके घूमता रहता है, कभी आया चला गया फिर बैठ गया। तो आप बताइए, सैलरी दोनों को बराबर मिलती है, तो दिलीप के मन में असंतोष आएगा कि नहीं आएगा? हमसे तो पता नहीं सर क्यों खफा रहते, हमारे पर इतना काम रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि परवीन अभी नया नया आया हुआ है, अभी वो फ्रेशर है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता, अभी उसको सीखना है काम। और दिलीप बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, अनुभवी व्यक्ति हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा विश्वासी हैं, कम गलतियां करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा काम दिया जाता है ना। तो असंतोष का जो है वो असंतोष व्याप्त हो सकता है यदि किसी को कम ज़्यादा कार्य का बंटवारा किया जाए तो सभी कर्मचारियों में कार्य का जो बंटवारा है वो बराबर होना चाहिए। जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर कर्मचारी रैंक की बात है तो ऑफिस में की बात नहीं से, तो वहाँ पर क्या है कि उनके कार्य बदलते रहो। जैसे कर्मचारियों से आप काम ले रहे हो, मशीनें चलवाते हैं, मशीनों पे लोग काम करवाते हैं, तो एक सप्ताह अगर वो आज इस मशीन पर है तो अगले सप्ताह वो दूसरी मशीन पर होगा, दूसरा कोई उस पर आएगा। मतलब रोटेशन में काम चलता रहे। ऐसा ना हो एक जो टिपिकल मशीन थी बहुत हार्ड चलती थी, बहुत सावधानी से पर काम करना था, उसी पे एक कोई लगा रखा है, बाकी सब लोग अपना मौज से अपना काम कर रहे हैं ना। तो बदलते रहो। तो सही है सर, इसमें देखिए मैसेज रहते हैं कि जो आदमी अच्छे से कर रहा है उसके बाद विश्वास होता है, हो सकता है नया उसको नुकसान पहुंचा देगा, काम हो सकता है। इसलिए हाँ, तो उसके लिए अलग व्यवस्था कराई
सभी में होना चाहिए, संतोष व्याप्त होना चाहिए, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। उसके पश्चात में निर्णय लेने की शक्ति का वांछित विकेंद्रीकरण होना चाहिए। निर्णय लेने की शक्ति का वांछित विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि निर्णय जो है वो सिर्फ केंद्रीकृत हो, कि नहीं निर्णय पूरी कंपनी में सिर्फ एक लेगा और वो गलत है कि सही है कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय निर्धारण जो है वो विकेंद्रीकृत होना चाहिए, है ना। जैसे हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने डिपार्टमेंट स्तर पर निर्णय ले सकता है, ऐसा होना चाहिए, है ना, क्योंकि वही तो सबको देख रहा है, समझ रहा है। अब वो निर्णय लेने का अधिकारी नहीं, निर्णय वही ले रहा है जो कभी कभार आता है, उसे क्या पता किसके बारे में क्या है ना। तो निर्णय लेने का जो है स्तर वो विकेंद्रीकृत होना चाहिए, है ना। कार्य केंद्रीकृत हो वो अच्छी बात है, लेकिन निर्णय विकेंद्रीकृत होना चाहिए। फिर सुपरवाइजर तथा अधीनस्थों के मधुर संबंध होने चाहिए। सुपरवाइजर जो हैं, जो कर्मचारियों को सुपरवाइज करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, विचार विमर्श जिनसे करते हैं, जो काम करवाते हैं, उनके मध्य में तालमेल अच्छा होना चाहिए। उनको अच्छी तरीके से बातचीत, मधुर संबंध मतलब बातचीत करने का जो तरीका है वो उसमें मधुरता होनी चाहिए, तू तड़ाक से नहीं बातचीत होनी चाहिए। वो कर्मचारी भले ही है लेकिन कार्य तो वो करता है अपनी ईमानदारी से, और आप अधिकारी रैंक में हो तो आप मतलब गलत तरीके से बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। प्रोत्साहन की पद्धति होनी चाहिए। कंपनी से समय समय पर अच्छे लोग जो काम करते हैं उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको तोहफा देना चाहिए, उनको बोनस देना चाहिए, उनको विशेष छुट्टियां देनी चाहिए, विशेष पैकेज पर उनको घूमने के लिए भेजना चाहिए। ऐसे मतलब कई प्रकार के हम प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे कि संतोष की भावना सभी में व्याप्त हो, क्योंकि अगर बताओ दिलीप बहुत काम करता है और उसको साल में क्या हुआ 6 महीने पर 15 दिन के पैकेज दे दिया कि जाइए आप सऊदी अरब का टूर है, घूम करके आइए, खर्चा कंपनी की तरफ से, एनर्जी 4 गुना होगी, है ना। जैसे ही सुनेंगे तो कूदते रहेंगे, है ना। घर आएंगे तो 4-5 दिन तक कूदेंगे खुशी में, और अब कंपनी का काम और अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो अच्छी कार्य परिस्थितियों का निर्माण भी करना है। अच्छी कार्य परिस्थिति समझते हैं कि व्यक्ति हमेशा एक अनुकूल, एक बढ़िया माहौल में काम करना पसंद करता है ना। अब वहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे, कर्मचारियों में हमेशा तू में होती रहे, तो बहुत से ऐसे कर्मचारी हम तो यहाँ काम करने आते हैं, ये भी झेलना पड़ता है, कभी दिमाग उधर जाता है, कभी वो उसको छुड़ाने जाता है। एग्जाम्पल बता रहे, तो वो माहौल जो है वो एक हमेशा माहौल अच्छा माहौल होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए, है ना। तो ऐसा माहौल बनाना हमको पड़ेगा, तब कहीं आपकी जो संकल्पना है मैनेजमेंट की वो अच्छी हो पाएगी, आप अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट है कुशल नेतृत्व का सृजन। जो नेतृत्व है, गाइडेंस है, आपका दिशा निर्देशन है, वो आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तब आप अच्छी तरीके से काम कर पाएँ। नेतृत्व मतलब डायरेक्शन, कौन कैसे करेगा, आपको ये काम करना है, अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए। नेतृत्व जिसको कहते हैं, जो आपका नेता हो वो अच्छा हो, कुशल नेता होना चाहिए। अगर आपको सुपरवाइजर के अंडर में काम करना है तो आपका सुपरवाइजर हो वो अच्छा हो। अब सुपरवाइजर जिसके अंडर में काम करना वो भी अच्छा नेतृत्व वाला होना चाहिए, वो सभी को अच्छी तरीके से गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके, ऐसा होना चाहिए। तब आपकी कंपनी जो है वो अच्छी तरीके से कार्य कर पाएगी। लास्ट और अंतिम है निर्णय की जो प्रक्रिया। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, निर्णय की प्रक्रिया अगर उचित नहीं है निर्णय की जो प्रक्रिया है वो आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आज के जटिल परिवेश में निर्णय लेना भी एक कठिन कार्य होता है। विभिन्न विकल्पों की उपस्थिति इस सही निर्णय चयन को और जटिल बना देती है। इस निर्णय
को और जटिल बना देती है। कौन बना देता है? जो हमारे सामने जो विभिन्न प्रकार के जो विकल्प की जो उपस्थिति होती है ना, विकल्प इतने ज़्यादा होते हैं कि हम निर्णय लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा विकल्प उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन, फिर उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उतने ज़्यादा स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि जिस विकल्प पर निर्णय लिया जाना है उसका संस्था के भविष्य पर प्रभाव ही प्रबंधक के निर्णय की सार्थकता का परिचायक है। अतः सही निर्णय प्रबंध कौशल की कसौटी होती है ना, कि अगर आपके संस्था का जो अधिकारी है वो सही निर्णय नहीं ले पाता है तो आपके अंदर अपने आप ही असंतोष व्याप्त हो जाएगा और वो संस्था कभी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जब तक सटीक निर्णय नहीं लेगा, अच्छा निर्णय नहीं लेगा, तब तक आपको भी लगता है कि वो काम, चाहे वो अपने स्तर का काम हो चाहे संस्था स्तर का काम हो, वो अच्छी तरीके से सफल हो ही नहीं सकता है। तो सफल कार्य के लिए अच्छा निर्णय और सही समय पर निर्णय लेना और सटीक निर्णय लेने का जो कला है वो हमारे संस्था के जो प्रबंधक है उसके अंदर होना विशेष आवश्यक है। ठीक है, आप चाहते हैं कि सभी तो कुशल हों, सुपरवाइजर मधुर संबंध हो उनके कर्मचारियों से, कर्मचारी मेहनत से काम करें, लेकिन जो हमारा जो अधिकारी बैठा है वो सही निर्णय ही नहीं ले पाता है, फिर कैसे? क्योंकि हम तो सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, संगठित प्रयास कर सकते हैं, निर्णय लेने का तो अधिकार सबको नहीं होता है। निर्णय लेने का अधिकार तो सिर्फ जो प्रबंधक होता है उसी को होता है। तो जो निर्णय लेने की जो अवधारणा है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, निर्णय लेने का जो कार्य है, जो दायित्व है, वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, तभी कंपनी हमारी अच्छी तरीके से चल पाएगी। तो आज आपने देखा कि प्रबंधन की अवधारणा क्यों पड़ी, हमें क्यों जरूरत पड़ी कि कंपनी में प्रबंधन की ज़रूरत हो या किसी स्थान पर प्रबंधन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती गई, और इस प्रबंधन को उचित तरीके से संचालित करना है तो कौन कौन से तथ्यों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये भी हमने आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट है तो संपर्क कीजिए, हमसे फिर से पूछिए, हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।